हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 26 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बट जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी टीम की तरफ से अराउंड 250 प्लस टॉपर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं जो कहीं ना कहीं ओनली आईएएस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी डेफिनेटली हमारे इन इनिशिएटिव्स के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चाहे आप एडिटोरियल डिस्कशन हो गया, ठीक है, प्रीलिम बूस्टर हो गया, साथ ही साथ और भी बहुत सारी हमारी वीडियोस आती हैं। इनफैक्ट हमारे कोर्सेज के थ्रू भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स को यूज़ करते हुए अपनी जो मंजिल थी वहाँ तक पहुँच पाए हैं। इनफैक्ट आप जानते हो, ठीक है, इनका मैं वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, एडिट हो गया ऑलमोस्ट। रैंक 98 का वीडियो इन्होंने एक्सटेंसिवली बात करी कि कैसे प्रीलिम्स की जो मैराथन वीडियोस थी उनसे इनको बहुत हेल्प मिली एंड उसके बेसिस पे ये जो प्रीलिम्स ये क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी उसको ये क्लियर कर पाई। साथ ही साथ आप नोटिस कीजिए, ठीक है, ये हमारा ओनली आईएएस एक्सटेंडेड का चैनल है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि अगर आपने कोई भी वीडियोस देखना चाहते हो विद रिगार्ड्स टू रिवीजन वीडियोस, तो डेफिनेटली यहाँ पे सारी की सारी अवेलेबल हैं। जैसे इकोनॉमी हो गया, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो मेक श्योर अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको इसकी नीड है तो डेफिनेटली आप उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली आप तो इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए ही कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू सेंगोल। अब इसको समझते हैं कि आखिर सेंगोल आखिर होता क्या है और क्यों न्यूज में है। देखो, समझने की कोशिश करना। एक होता है वर्ड दैट इज स्केप्टर। अब इसको बोलते हैं राजदंड। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ना पहले टाइम्स में पता क्या होता था, स्पेशली मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ। तो होता क्या था कि जैसे मान लो एक नया राजा आया है, ठीक है। अब ये राजा नया है और अब ये पूरा जो किंगडम है ये इसके अंडर होगा। ये कैसे पता लगेगा? बेसिकली कहने का मतलब एक पावर का ट्रांसफर होता है ना, कि पहले जो पावर थी किसी और के पास थी, अब ये पावर इससे इसके पास चली गई। तो कैसे ये हम इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे? तो अक्सर ना हम इस तरह का जो संगोल होता था या स्केप्टर होता था, इसको एक तरह से यहाँ से इसको दिया जाता था, ठीक है ना। बेसिकली जो नया राजा बना ना उसको दिया जाता था। और कौन देता था? यहाँ पर कोई जैसे मठ होते हैं, उन मठ के सबसे बड़े जो पुजारी होते हैं वो क्या करते थे, ऐसे सेंगोल को यहाँ इनके हाथ से लेकर इनके हाथ में दे दिया करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ एक तरह से कि पावर पहले इनके पास थी, अब पावर आ गई है इनके पास। तो ये सेंगोल का ये अर्थ होता है। इस तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर को शो करता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राजदंड के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये हुआ पता क्या। अब आज़ादी का टाइम याद करो, 15 अगस्त 1947, ठीक है सर। अब उस टाइम पर ना आप जानते हो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक स्पीच बात करी थी। कौन सी? टेरिस्ट विद डेस्टिनी। आप सभी उस फेमस स्पीच के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर। ये स्पीच आप सभी ने सुनी होगी। पर इस स्पीच के लगभग कहते हैं कि 15 मिनट पहले ना एक ऐसा जो सेंगोल था, ये सेंगोल भी ट्रांसफर किया गया। कहने का मतलब क्या? देखो, पहले हमारे ऊपर थे जो ब्रिटिश राज होता था हमें देखने को मिलता था, पर कहीं ना कहीं वहां से हम ट्रांसफर किसके ऊपर हुए? हम इंडिपेंडेंट हो गए। तो वहां पर भी तो ऐसा कुछ राजदंड दिया हो गया होगा ना, कि बेसिकली ऐसा ही कोई सिंगोल था जिसको क्या ट्रांसफर किया गया। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इनफैक्ट ना उस टाइम पे जो तमिलनाडु के, मैं मठ का नाम भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ये है थिरुवंथरी एदिनम, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत है, देखो, आई अंडरस्टैंड दैट। पर हुआ पता क्या था कि इनके जो सबसे बड़े जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उन्होंने क्या किया, ये थे माउंट बैटन, ठीक है ना, जो हमारे गवर्नर जनरल देखने को मिलते हैं, जो इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले जो थे, मतलब ना गवर्नर जनरल, जस्ट जस्ट लास्ट वाले जो गवर्नर जनरल थे, माउंट बैटन यहाँ पर थे, ठीक है ना। और ये है मान लो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस मठ के जो पुजारी थे ना, इन्होंने ये सेंगोल दिया इनको, मतलब इनको पकड़ाया गया, इनसे फिर वापस लिया, उसको गंगा जल से साफ किया, फिर ये दे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो ये क्या शो करा? ये शो करा कि पावर पहले इनके पास थी, अब पावर हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दी है। तो एक तरह से ना ये सिंबलाइज करता है किस चीज को? ये ट्रांसफर ऑफ पावर को सिंबलाइज करता है कि अब पावर जो है वो भारतीयों के पास आ चुकी है। तो ये तो पूरी इसकी हिस्ट्री थी। अब न्यूज में क्यों है सर? अब न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने बात करी है कि जो नया ये जो सेंगोल है ना, ये वही वाला सेंगोल जो 15 अगस्त 1947 वाला सेंगोल है, ये हमारी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग अब इनॉग्रेट होने वाली है, वहां पर स्पीकर जो बैठेंगे उनके पास में यहाँ पे रहेगा। इस वजह से ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में है। तो एक तरह की कल्चरल हेरिटेज हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, ये कल्चरल हेरिटेज एक तरह से जो कि सिग्निफाई करती है कि पावर ब्रिटिशर्स से इंडियन हैंड्स में आ चुकी है।
थोड़ा अगर आप और डिटेल में जानने की कोशिश करोगे तो सेंगोल जो वर्ड है वो दरअसल में तमिल वर्ड है। मैं आपको बता भी रहा था, जैसे ये चोला डायनेस्टी के टाइम पे बहुत एक्सटेंसिवली इसको यूज किया जाता था, ठीक है ना, जब कहीं ना कहीं क्या होता था, एक किंग से किसी दूसरे किंग की तरफ हमें पावर को ट्रांसफर करना है। तो जो दो बहुत ही बड़े एपिक हैं, शिल्पादिक्रम एंड मणिमेकलई, तो यहाँ पर भी सेंगोल का हमें जिक्र देखने को मिल जाता है। मैंने आपको ये स्टोरी पूरी समझा दी, कैसे जो वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने एक्चुअल में ना पूछा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, कुछ ऐसा करना है क्या, कुछ ऐसी सेरेमनी होती है क्या आपके यहाँ? तो बिल्कुल, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए यहाँ पर इस टाइम के ऊपर सी राजगोपालाचारी जी के बारे पास में, ठीक है ना, चक्रवर्ती जो राजगोपालाचारी जी थे उनके पास गए। उन्होंने पूछा कि कैसे करना है इस पर्टिकुलर चीज को, तो उन्होंने आइडिया दिया कि चोला डायनेस्टी में ये चीज होती थी, हम वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सर आज के टाइम पर ये सेंगोल कहाँ पड़ा हुआ है? देखो प्रयागराज, इलाहाबाद है ना, वहां पे एक म्यूजियम में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, मतलब उनके पोडियम के पास में इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है राइटियसनेस, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके कुछ अगर आप फीचर्स की बात करो तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो ना, ये पिक्चर आप नोटिस करना एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपको ना ये देखो, ये वाला एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नंदी जी, ठीक है। तो नंदी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और नंदी जो है ना वो दरअसल में ये डिपिक्ट करते हैं आपके जस्टिस को, ठीक है, कि सब चीजों का न्याय होगा, हर किसी को फेयरनेस से ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको नंदी देखने को मिल जाएंगे। तो ये टोटल लगभग 5 फुट लंबा है, ठीक है, काफी यहाँ पे लंबाई इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। देखने में छोटा लग रहा है पर 5 फुट नियरली यहाँ पे ये लंबा आपको देखने को मिल जाएगा। गोल्ड से ये बना हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको गॉडेस लक्ष्मी की मूर्ति भी, मतलब उनकी इमेज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सर इनको बनाया किसने था? देखो बनाया गया था इनको वुमेदी बेंगलुरु ज्वेलर्स और साथ ही साथ जो 96 ईयर ओल्ड तमिल स्कॉलर है वमुदी बेंगुरु चट्टी एंड सन्स, इनके द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया था। क्योंकि मतलब उस टाइम पे हमने इसको देखा था, तो वो भी इस टाइम पर है, ठीक है। तो वो भी डेफिनेटली इसकी जो नई इनॉग्रेशन हो रही है पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो वहां पर वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ और पॉइंट्स थे कि उसी वजह से इनको किया गया था। और चोला किंगडम को ये इस तरह से करता है। और ये जो मैं मठ की बात कर रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर मठ आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सुपर कंप्यूटर्स। अब देखो पहले सुपर कंप्यूटर समझने से पहले मैं आपको फ्लॉप्स और पेटा फ्लॉप्स समझा देता हूँ। देखो समझने की कोशिश करना, एक वर्ड है यहाँ पे फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का मतलब क्या है? फ्लॉप स्टैंड करता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। कहने का मीनिंग क्या? देखो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए, तो आपकी स्पीड कितनी थी? तो आप मुझे बताओगे ना कि सर हाँ अच्छा इतने किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड थी। उसी तरह से अगर मान लो जब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, तो आपको इतना पता है कि यार सुपर कंप्यूटर की ना स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि नहीं? तो सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, उसको हम मेजर कहाँ से करते हैं? उनको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लॉप्स, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। वो कितने ज्यादा परफॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं फ्लॉप्स। अब जितने फ्लॉप ज्यादा होंगे, कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे कि उतनी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा, ठीक है ना। और एक्चुअल में हम फ्लॉप्स के भी आगे उनकी कैटेगराइजेशन है। तो एक होता है हमारा पेटा फ्लॉप। पेटा फ्लॉप का मतलब क्या होता है? पेटा फ्लॉप का मतलब होता है 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स, ठीक है। 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स को अगर आप ऐड करोगे तो अब वो बनता है आपका क्या? पेटा फ्लॉप्स। तो जनरली जो हम बात करते हैं ना कि स्पीड कितनी है किसी सुपर कंप्यूटर की, वो पेटा फ्लॉप से हम यहाँ पे मेजर करी जाती है। अभी सर न्यूज में क्या है सुपर कंप्यूटर के रिगार्डिंग? देखो हमारे जो अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर है, मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, इन्होंने बोला है कि हम जो सुपर कंप्यूटिंग प्रोसेस है हमारा, उसको काफी हम इम्प्रूव करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस डॉक्टर किरण रिजिजू जी है? द आंसर इज यस। थोड़े दिन पहले ही ना कि इनको चेंज किया गया था, पहले ये मिनिस्टर ऑफ लॉ थे, पर अब इनको मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस यहाँ पे बना दिया गया है। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर आपको दो बहुत फेमस सुपर कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे इंडिया के, दैट इज प्रत्यूष एंड मिहिर। कोई कल को एग्जाम में पूछ लेना कि प्रत्यूष एंड मिहिर न्यूज में थे, तो क्यों थे न्यूज में? देखो किसी ये टीवी सीरीज के एक्टर्स का नाम तो होगा ही होगा, पर इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर्स है ना, उनमें सबसे बड़े जो दो फेमस सबसे सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो प्रत्यूष एंड मिहिर उनका नाम आता है उसके अंदर। तो इनका आप नाम बिल्कुल ध्यान में रखोगे। तो जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है वो आपको IITM पुणे के अंदर देखने को मिल जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और साथ साथ जो मिहिर है वो आपको NCMRWF यानी कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा के अंदर देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखना यहाँ हम बात कौन सी मिनिस्ट्री कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल भी बिल्कुल भूलना नहीं है। साथ में अगर हम दुनिया की बात करें,
ठीक है ना। तो दरअसल में जापान में भी देखो काफी सुपर कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं और यूएसए के अंदर भी। तो दोनों के बीच में देखो होता रहता है, ठीक है ना। तो अभी जो करंटली है दैट इज फ्रंटियर क्रिएट सिस्टम, ये आपको ओक ब्रिज नेशनल लेबोरेटरी यूएस के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 1 एक्सा फ्लॉप, यानी कि 1000 पेटा फ्लॉप्स के अराउंड यहाँ पे इसकी स्पीड देखने को मिल जाती है। ये प्रत्यूष और मिहिर का मैंने आपको बता दिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, और इनको ऑपरेशनल किया गया था विद इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 438 करोड़। कैसे मेजर करते हैं फ्लॉप्स को हम वो भी समझ गए हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2022 में हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पूछ रहा है कि क्यूबिट, ये टर्म अक्सर मेंशन होती है न्यूज के अंदर, तो किसके साथ लिंक्ड है। तो इसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगले टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। पहली बात तो नोटिस करो कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उसकी तरफ उस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया गया है, ताकि ये जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसको इको सेंसिटिव जोन की तरह यहाँ पे हम बना दें। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि ये इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, और दूसरा सवाल ये आएगा कि आखिर ये मिनिस्ट्री होती क्या है। देखो समझने की कोशिश करना, हमारे पास एक एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, बिल्कुल। उसके अंतर्गत ना हम कुछ एरियाज को, कुछ जोन्स को, या मतलब जैसे मान लो हमारा कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी जो बाउंड्रीज वगैरह होती है ना, उनको जनरली हम इको सेंसिटिव जोन्स की तरह डिक्लेयर कर देते हैं। सर वो क्यों कर देते हैं, देखो आप समझने की कोशिश करो। इको सेंसिटिव जोन के आसपास का जो एरिया है ना, वो भी काफी सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं ना हम, जब किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन की तरह डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर हम 3 तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हम बिल्कुल प्रोहिबिट कर देंगे, जैसे मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास किसी ने होटल्स बहुत ज्यादा खोल दिए, रिजॉर्ट्स खोल दिए, इस तरह की चीजें हो गया, वहां पे ट्रीज को गिराया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज, हैवी टेक्नोलॉजी का यूज, रोड को वहां पे बड़ा किया जा रहा है, या मतलब इस तरह की चीजें कुछ होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं और कुछ रेगुलेटेड होती हैं। इनफैक्ट जो ये जो चीजें बता रहा था ना ट्री फेलिंग वगैरह की, ये मोस्टली रेगुलेटेड होती हैं, ये प्रोहिबिटेड नहीं होती, ये रेगुलेटेड होती हैं। प्रोहिबिटेड के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोहिबिटेड के अंदर क्या आ जाएगा कि आपके जैसे कमर्शियल माइनिंग हो रही है, ठीक है, तो माइनिंग वगैरह जैसी चीजें हो गया, ठीक है, वुड का यूज हो गया, ये प्रोहिबिटेड होता है। रेगुलेट क्या होता है, रेगुलेट करते हैं कि होटल्स एंड रेस्टोरेंट चलो बनाएंगे, पर रेगुलेटेड मैनर के अंदर बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ और टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे पर रेगुलेटरी मैनर के अंदर, कहीं रोड्स को वाइडन करना है पर रेगुलेट करके। और तीसरी चीज होती है जो कि अलाउड होती है, जो कि परमिटेड एक्टिविटीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया, यूज हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे परमिटेड होती हैं। तो इस तरह से इको सेंसिटिव जोन की मदद से हमने क्या किया, हमने इंश्योर कर दिया कि ऐसा ना हो कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के एरिया में जो जिसका जो मन हो रहा है वो कर रहा है, नहीं, वहां पर कुछ चीजें हमने परमिट करी हैं, कुछ चीजें रेगुलेट करी हैं, कुछ हमने प्रोहिबिट करी हैं। इनफैक्ट ना आपको कई बार देखने को मिलता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केसेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे केसेस ना हो, वहां पर भी इको सेंसिटिव जोन वहां पे बचा सकते हैं ना उस चीज के अंदर। तो इस तरह से अलग अलग बेनिफिट्स हमें यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन्स के विद रिगार्ड्स में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो अगर हम बात करें ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पर क्या है, ये आपको देखो राजस्थान के अंदर देखने को मिल जाएगा इन द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, जो मतलब चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर डिवीजन। यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो हमारा ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट है, उसी के बॉर्डर में आपको देखने को मिल जाएगा, और इसको एक रिजर्व्ड एरिया की तरह एस्टेब्लिश किया गया था इन 1962, एंड बाद में इसको सेंचुरी बना दिया गया इन 1966। एक इंपॉर्टेंट चीज, आप काला हिरन के बारे में जानते होंगे, दैट इज ब्लैक बक, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है। इनफैक्ट काफी सारे स्टेट्स का तो ये स्टेट एनिमल भी है। तो ब्लैक बक्स को जिनको बिश्नोई कम्युनिटी काफी ज्यादा पूछती है, ठीक है, तो उनके लिए काफी ये पर्टिकुलर सेंचुरी जानी जाती है। साथ में ही ताल का देखो जनरली हम मीनिंग होता है एक तरह से लेक की हम बात करते हैं, तो ये सिलाइन डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। सिलाइन डिप्रेशन का मतलब क्या, ये एक तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं जहां पे मतलब जो वेजिटेशन होती है ना, वो सॉल्ट के टॉलरेंट होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ही बाकी काले हिरन के बारे में, ब्लैक बक के बारे में, चिंकारा हो गया, ठीक है, एंड माइग्रेटरी रैप्टर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में और है, देखो ये आपको ना जैसे हमने सवाना ग्रासलैंड आप पढ़ते हो ना, उनकी तरह यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर दरअसल में क्या है, ये है ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही आपको ग्रासेस देखने को मिलती हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इनको मोठिया ग्रासलैंड बोलते हैं। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। सर ये मोठिया ग्रासलैंड ही क्यों बोलते हैं, देखो दरअसल में जो ग्रासेस है ना, ठीक है ना, इनका जो बीज होता है, इनका जो सीड है, तो इनके जो बीज का जो शेप है वो एक मोती की तरह होती है,
पर्ल समझते हो, पर्ल ना, मोती। तो मोती की जो शेप होती है ना, इनके जो ग्रासेस के जो सीड होते हैं बिल्कुल एक मोती की तरह लगते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया है हमने, मोठिया ग्रासलैंड। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सवानास की तरह यहाँ पे दिखते हैं, तो जैसे मैंने आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखा भी दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग, जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज लेदर बैक टर्टल। अब देखो यहाँ पे, देखो ये रहा लेदर बैक टर्टल। अब इसका नाम क्यों पड़ा है सर लेदर बैक टर्टल? देखो आप सामने से इमेज से ये गेस कर सकते हो, इसकी जो बैक है, ठीक है ना, वो कैसी होती है, वो पतली होती है, थिन होती है, पर बहुत ही टफ होती है, ठीक है, रबरी स्किन होती है, ऐसा लगता है कि, और काफी स्ट्रेंथन्ड भी होती है, ठीक है, तो उस वजह से उसका नाम पड़ गया लेदर बैक। बैक इसकी लेदर की जैसी लगती है, तो लेदर बैक टर्टल। और ये दुनिया का लार्जेस्ट टर्टल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी न्यूज क्या है सर? अभी न्यूज है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर ना हमने अप्रूवल दिया है एक पर्टिकुलर कंटेनर पोर्ट का, तो उसकी वजह से इसकी जो नेस्टिंग साइट्स हैं वहां तक पहुंचने में लेदर बैक टर्टल को दिक्कत आ सकती है। इस वजह से ये चीजें न्यूज में आ चुकी हैं। सर कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं? देखो आपको इंडियन ओशन में तो देखने को मिलेंगे मिलेंगे, उसके अलावा अलास्का हो गया, न्यू इंग्लैंड, मिड अटलांटिक हो गया, पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्ट वेस्ट कोस्ट हो गया, ये यहाँ पर अलग अलग जगह में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के अंदर ज्यादातर आपके नेस्टिंग बीचेस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब जैसे मैं बात कर रहा था ना निकोबार की, ठीक है ना, उस तरह से आप जानते होंगे, ठीक है, साउथ एंड वेस्ट बे ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड हो गया, गलेथिया बे हो गया, अलेक्जेंड्रिया हो गया, ये कुछ पॉइंट यहाँ पे नेस्टिंग साइट्स हमें देखने को मिल जाती है। तो ध्यान क्या रखना है, ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो इकोसिस्टम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है लेदर बैक टर्टल की। और ऐसा माना जाता है ना कि ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने मतलब एज ऑफ डायनासोर से ये पर्टिकुलर स्पीशीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिल जाती हैं। लगभग 2 मीटर ये लंबे होते हैं और बहुत ही भारी होते हैं, लगभग 700 किलो तक इनका वजन वजन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान में रखनी है कि इनका जो IUCN स्टेटस है ना, वो क्या है, दैट इज वल्नरेबल। ये भूलना नहीं है आपको। पर कुछ जगह के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल पैसिफिक हो गया, साउथ वेस्ट अटलांटिक हो गया, वहां पर इनकी सब पॉपुलेशन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी घोषित किया गया है। पर हमें ध्यान में क्या रखना है कि इनका जो स्टेटस क्या है, दैट इज IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल, ये बात आप नहीं भूलोगे। साथ में ही अपेंडिक्स 1 के अंदर, साइट्स के अंदर हो गया, एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट काम ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे जेलीफिश होती है ना, तो अच्छी खासी जेलीफिश को ये खा लेते हैं। अब उसके बेस पे क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। समझने की कोशिश करो, मान लो अगर लेदर बैक टर्टल ना होते तो क्या करते, ये जेलीफिश को ना खाते। अब जेलीफिश को ना खाते तो जेलीफिश की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और जो हमारा इकोसिस्टम था वो बैलेंस में ना रह पाता। तो डेफिनेटली इस वजह से इकोसिस्टम को चेक में रखने के लिए, उसको बैलेंस में रखने के लिए इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब देखो बुल्गेरियन राइटर की तरफ से ये जीता गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो थोड़ा हमें ना बुकर प्राइज के बारे में जानना चाहिए। ऑल्दो मैंने यहाँ पे इनके नाम भी मेंशन करे हैं, पर आपको उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन थे। बट आप ध्यान रखना कि बुल्गेरियन राइटर्स थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर अवार्ड को जीता है। क्यों प्राइज इनको मिला है? क्योंकि नॉस्टैल्जिया के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करी है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो पिछले साल ना क्या हुआ था, जो एक जो प्राइज था वो गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ सेंट, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। इनको यहाँ पे इसका अवार्ड मिला था, जिसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर डेजी रॉकवेल। दरअसल में ये जो पर्टिकुलर इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, एक तरह का लिटरेरी अवार्ड है। वो भी तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे राइटर्स को मिल रहा है तो लिटरेरी अवार्ड तो होगा ही। तो किसको दिया जाता है? ये फिक्शन के वर्क को दिया जाता है, हर साल दिया जाता है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जिसको फिर मतलब कि कोई भी बुक लिखी उसको फिर ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर एंड पब्लिश किया गया यूके और आयरलैंड के अंदर। ऐसी बुक्स को यहाँ पे मतलब उनके राइटर्स को यहाँ पे अवार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो टूम्ब ऑफ सैंड थी वो पहली बुक थी जिसको इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया था और जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज यहाँ पे अवार्ड किया गया था। तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर फैक्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने आपको इनके नाम याद करने को नहीं बोला, पर डेफिनेटली आप इसका नाम याद में रखोगे। तो अवार्ड क्या होता है? 50,000 प्राइज आपको मिल जाएगा यूरोस का, विनिंग टाइटल, और जिसको कि ऑथर और ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट भी तो किया गया ना, देखो यहाँ पे कि ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और पहला क्या था यहाँ पे जिसने लिखा, जैसे पिछली बार भी इंडियन लैंग्वेज में ये लिखी गई थी पर बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पॉइंट पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक्स। कल मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था, इसका रिगार्डिंग मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ मैंने पूछा था किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो पहली बात तो आप ये ध्यान में रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता कैसे है, तो वो कैसे है, आर्टिकल 368 के अंदर हमारे पास यहाँ पर अलग अलग प्रोविजन यहाँ पे दी हुई हैं, बिल्कुल। अब देखो अगर अमेंडमेंट करनी है तो कैसे करेंगे अमेंडमेंट? तो देखो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ना वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है।
आप लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हो, राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बिल आया किसी भी हाउस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, कोई भी हाउस के अंदर आप यहाँ पे बिल को स्टार्ट कर सकते हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। फिर वो बिल कहीं ना कहीं स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। दोनों हाउसेस से जब हो जाएगा पास, तब वो जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब जब उसको असेंट देंगे तब वो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट वो आ जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ना प्रायर रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो गया, और पहला स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ आपका आंसर आपके सामने आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि देयर इज नो प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी बात वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब प्रेसिडेंट के पास आता है तो बिल्कुल उनको असेंट देनी ही पड़ती है। ये बात भी करेक्ट है, ही मस्ट गिव द मतलब उनको असेंट देना ही पड़ता है। इस रिगार्ड्स में उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्ड में कोई भी वीटो पावर यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलती, पर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों के दोनों हाउसेस को पास करना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, और यहाँ पर कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। इनफैक्ट ये बात भी करेक्ट है। देखो जो ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, जनरली हम जैसे ऑर्डिनरी बिल्स हो गया उनके अंदर बात करते हैं, ठीक है। थोड़े फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं ना टाइप्स, उनमें भी हो जाती है। पर मनी बिल हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो गया, इनका आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर ठीक है ना, इन दोनों के अंदर कभी भी हमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं देखने को मिलती। मनी बिल के अंदर आप जानते हो ना कि हमारा जो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है वो लोकसभा का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर हम ये नहीं चाहते कि कोई धक्का मुक्की से कोई चीज पास हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इंडिविजुअली दोनों हाउसेस को यहाँ पे पास करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इस वजह से यहाँ पे कोई ज्वाइंट सिटिंग का बिल्कुल भी कोई प्रावधान नहीं है, इसको आप ध्यान में डेफिनेटली रखना। तो आपका सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, पहला गलत था। तो आपका आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए उनके बेसिस के ऊपर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है जो क्यूबिट के रिगार्डिंग, उसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था एनपीआर के रिगार्डिंग। तो क्या यही होता है कि वो यूजुअल रेजिडेंट्स का यहाँ पे रजिस्टर होता है जो कि 6 महीने से या तो रह रहे हैं या उससे ज्यादा से रह रहे हैं, या फिर और 6 महीने या ज्यादा रहना चाहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है हैरिस पार्क। थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है ना, उतना आपको ध्यान में नहीं रखना। ये थोड़ा स्टेटमेंट दरअसल में फॉल्स है, ये आपको सदर्न सिडनी नहीं, ये वेस्टर्न सिडनी देखने को मिलेगा। ऑल्दो यूपीएससी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर हाँ आप इतना ध्यान में रखना कि हाँ ये सिडनी में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है जो हमने देखा था। तीसरा हो गया स्मार्ट सिटी मिशन। क्या इसको 2015 में लॉन्च किया गया था और इसको 3 साल का और एक्सटेंशन मिला है। देखो लॉन्च तो 2015 में ही था, पर सिर्फ 1 साल का ये अभी एक्सटेंशन मिला है टिल जून 2024। कुछ सिटीज ऐसी थी जिनके प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे, तो इस वजह से 1 साल का एक्सटेंशन देके हमने सोचा है कि जून 2024 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। चौथा कह रहा है जी रोहिणी कमीशन के बारे में। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम के साथ इसका कोई लिंकेज नहीं है, ये किसके साथ था, ओबीसीज के जो सब कैटेगराइजेशन की बात थी, तो उसके साथ यहाँ पे लिंक है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। पांचवा आईपीएसएन इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क, क्या ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि ये सब चीजें कर पाए। यस दैट इज एक्चुअली करेक्ट। तो पांचवा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एंड पीवाईक्यूज का आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आइस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको अच्छा से पसंद आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।